जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है बिहार में गंडक नदी की भूमिका। दोस्तों, बिहार में जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं या एडीओ हो गया, बीपीएससी का प्री हो गया, इन सारे एग्जामों में एमसीक्यू यानी वन लाइनर जो एग्जाम होते हैं उनमें गंडक नदी से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज हम गंडक नदी से संबंधित सारे उस पॉइंट को क्लियर करेंगे जो सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, संभवतः आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, गंडक नदी की जब चर्चा करेंगे तो इसको हम पहले मैप के माध्यम से समझेंगे, फिर हम इसको टेक्स्ट में पॉइंट वाइज लिखवा देंगे ताकि हर एक चीज का आप नोट्स प्रॉपर बना लेंगे। दोस्तों, ये हमारा भारत का नक्शा है, ये हमारा नेपाल है, ये बिहार हो जाएगा, ये यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसको मैं आपको जरा बड़े जो है कि टेक्स्ट में बना देता हूं ताकि समझने में आसानी होगी। दोस्तों, ये हमारा नेपाल है और ये हमारा बिहार है, ये हमारा यूपी है। तो दोस्तों, ये हमारा नेपाल हो जाएगा, ये हमारा बिहार हो जाएगा, ये हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब बात करते हैं गंडक नदी की। तो देखिए, गंडक नदी का उद्गम यही नेपाल में एक स्थान है, या स्थान क्या जो कह लीजिए, अन्नपूर्णा ग्लेशियर है। अन्नपूर्णा ग्लेशियर या हिमनद कह लीजिए, ग्लेशियर बोलिए या हिमनद कहिए। तो गंडक नदी का उद्गम नेपाल के अन्नपूर्णा ग्लेशियर से होता है। अब ये नदी जब निकलती है, प्रवाहित होती है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, फिर यूपी और बिहार से होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है। और हम जानते हैं कि गंडक नदी कुछ इस तरीके से प्रवाहित होती है, तो ये आकर के गंडक नदी गंगा नदी में मिल जाती है। ये गंगा नदी प्रवाहित होती है और ये गंडक नदी आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। अब बात करते हैं गंडक नदी की और भूमिका क्या है बिहार में। उससे पहले बता दें कि जब ये गंडक नदी नेपाल में प्रवाहित होती है तो अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है, श्रेणी में ग्लेशियर है। तो जब ये अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है तो पर्वत पठारों से होते हुए आगे बढ़ती है। तो पर्वत पठारों को तोड़ते हुए या उनके टुकड़े करते हुए जब आगे बढ़ती है तो उन पर्वत पठारों के छोटे छोटे टुकड़े इस नदी के पानी के साथ, जल के साथ प्रवाहित होते रहते हैं। जब नदी में पत्थरों के छोटे टुकड़े प्रवाहित होते हैं और वो आपस में लड़ते हुए टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे हो जाते हैं और वो आगे बढ़ते हैं, तो जब नदियों के जल में चट्टानों या ये पर्वत पठारों के जो टुकड़े होते हैं जब आपस में टकराते हैं, उन्हें हम सन्नी घर्षण कहते हैं। तो सन्नी घर्षण के माध्यम से जो भी चट्टानों के टुकड़े होंगे वे आते आते दूर, कुछ आते आते इनका साइज कुछ राउंड के आकार का हो जाता है और ये स्वभाव में काले कलर के होते हैं। किस कलर के? काले रंग के होते हैं। तो नेपाल के लोग जब देखते हैं कि गंडक नदी में इस तरीके छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं और काले कलर के होते हैं पाए जाते हैं, तो जिसकी वजह से नेपाल के लोग इस गंडक नदी को काली गंडक के नाम से बोलते हैं। तो अब हमने देखा कि नेपाल में इसी गंडक नदी को काली गंडक के नाम से बोला जाता है या पुकारा जाता है। जब ये गंडक नदी आगे बढ़ती है तो यूपी और बिहार का सीमा बनाते हुए आगे प्रवाहित होती है बिहार में। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने ये देखा कि ये यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है। जब ये बिहार में प्रवेश करती है तो निश्चित रूप से ये बिहार का यहाँ पर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है पश्चिमी चंपारण। क्या नाम है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। तो जब ये बिहार में प्रवेश करती है तो विशेष रूप से बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में, अब इस जिले में, इस पश्चिमी चंपारण जिले में एक स्थान है, इसका नाम है भैंसा लोटन। क्या नाम है? भैंसा लोटन। तो पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन, या ये कहते हैं कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में भैंसा लोटा नामक स्थान से क्या होती है? गंडक नदी आगे या बिहार में प्रवाहित होती है। जब ये प्रवाहित होती है तो आगे बढ़ते बढ़ते जैसे यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है, वैसा हमको यहाँ पर मिला एक सारण जिला। क्या मिलेगा? सारण जिला। और यहाँ पर मिलेगा मुजफ्फरपुर। तो सारण जिला और मुजफ्फरपुर जिला के बीच में भी ये क्या करती है? बॉर्डर बनाती है। या ये कह दें यहाँ पर है, ये आपका सारण हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा मुजफ्फरपुर। तो ये मुजफ्फरपुर और सारण जिला के बीच भी ये क्या करेगी? सीमा बनाएगी। कौन? गंडक नदी। सारण जिला और मुजफ्फरपुर जिला के बीच में भी सीमा बनाएगी। अब यहाँ से जब आगे बढ़ेगी तो ये बिहार के वैशाली जिले में आएगी और वैशाली जिले में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है, या ये कहते हैं वैशाली जिला के हाजीपुर में। कहाँ पर? हाजीपुर में। ये हाजीपुर के निकट
ये गंगा से मिल जाती है। तो गंडक नदी अन्नपूर्णा ग्लेशियर से निकलती है और यूपी बिहार का बॉर्डर बनाते हुए जब बिहार में प्रवेश करती है तो निश्चित रूप से बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में भैंसालोटा नाम से स्थान से प्रवाहित होती है। फिर जब आती है आगे तो सारण और मुजफ्फर जिले का भी ये जो है कि सीमा बनाती है, और वहां से जब आगे बढ़ती है तो बिहार के वैशाली जिले में आती है, और बिहार के वैशाली जिले में जगह है जिसका नाम है हाजीपुर। हाजीपुर के निकट ये गंगा से मिल जाती है। इसमें कुछ और पॉइंट ये है कि जब हमने देखा कि नेपाल में इसको काली गंडक के नाम से जाना जाता है, जब ये आगे बढ़ती है तो ऐसा माना जाता है विद्वानों के, या जो कह लीजिए जो भी रिसर्चर है उनका कहना है कि ये जो गंडक नदी है इसका निर्माण 7 नदियों के धारा से मिलकर के हुआ है, जिसके कारण इस गंडक नदी का नाम सप्त गंडकी है। क्या नाम है? सप्त गंडकी। इनका कहना है कि 7 नदियों के धारा से मिलकर के गंडक नदी का निर्माण होता है, इसलिए इसका नाम सप्त गंडकी है। तो पहला हमने देखा कालीबंगा, फिर देखा सप्त गंडकी। और जब आकर के ये वैशाली जिले के हाजीपुर के निकट जब ये मिलती है तो हम जानते हैं कि जब दो नदियों का आपस में मिलन होता है, संगम होता है, तो वहाँ पर इनका कुछ अलग नाम रख दिया जाता है। तो जब ये नदी आकर के गंडक नदी गंगा नदी में मिलती है तो यहाँ पर इसको नारायणी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नारायणी बोला जाता है। तो ये हमने देखा काली गंडक देखा, फिर यहाँ पर सप्त गंडकी देखा, फिर नारायणी देखा। तो ये गंडक नदी का नाम है। और भी गंडक नदी का नाम जैसे शालिग्राम हो जाएगा, तो बहुत सारे इसके नाम है। तो ये रहे मैप के माध्यम से गंडक नदी की भूमिका। अब हम इसको टेक्स्ट के फॉर्म में एक शॉर्ट नोट्स की तरह हम आपको पॉइंट वाइज दिखा रहे हैं। उसको आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं और उसको अच्छे से आप रिविजन कर लेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं गंडक नदी की भूमिका बिहार में, तो इसको हम टेक्स्ट वाइज देखते हैं। दोस्तों मैप के माध्यम से पढ़ाने का कहने का मतलब ये है कि मैप से हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आधा स्टोर आ जाता है, फिर जब हम याद करते हैं या ध्यान देते हैं तो पूरी तरह से आ जाता है। तो पहला पॉइंट ये कहते हैं कि ये जो गंडक नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम नेपाल के, कहाँ से? नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से होता है। कहाँ से होता है? अन्नपूर्णा श्रेणी से होता है। अगला पॉइंट, ये जो गंडक नदी है इसकी टोटल लंबाई जो जहां से निकलती है और जहां गंगा में एग्जिट हो जाती है या मिल जाती है, इसकी टोटल लंबाई लगभग 630 किलोमीटर है। कितना है? 630 किलोमीटर है। अब जब ये नदी बिहार में प्रवेश कर जाती है तो फिर बिहार में इसकी जो लंबाई है वो लगभग 260 किलोमीटर हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब गंडक नदी अन्नपूर्णा श्रेणी से निकल के गंगा नदी में आके मिल जाती है तो वहां से यहाँ तक की पूरी लंबाई लगभग 630 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन जब ये बिहार में यानी कि पश्चिमी चंपारण के भैंसालोटन से लेकर के और वैशाली के हाजीपुर जब मिलती है तो इस बीच ये कहते हैं बिहार में इसकी टोटल लंबाई लगभग 260 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। आगे, ये नदी यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच क्या करती है? तो सीमा बनाती है। क्या बनाती है? सीमा बनाती है। और जब आगे बढ़े तो हमने देखा कि सारण जिला तथा मुजफ्फरपुर इन जिला, ये क्या है? ये जिला है। इन जिला के बीच ये क्या करती है? इन जिला के बीच में भी ये सीमा बनाती है। ठीक है, सीमा बनाती है। अब जब ये आगे बढ़ती है तो हमने देखा कि अच्छा गंडक नदी जब आकर के वैशाली जिले के हाजीपुर में मिलती है, जब वहाँ नारायणी इसको बोला जाता है, तो वहीं पर बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला यानी कि सोनपुर मेला का आयोजन किया जाता है। और वो जो सोनपुर मेला होता है वो प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। यानी कि ये कहते हैं कि इसी गंडक नदी के ऊपर या इसी गंडक नदी के कारण या मिलने से, या ये कह रहे हैं कि बिहार में सोनपुर मेला, कौन सा मेला? सोनपुर मेला का प्रतिवर्ष आयोजन होता है। प्रतिवर्ष क्या हो जाता है? आयोजन होता है। क्या होता है? आयोजन होता है। तो गंडक नदी के कारण जो सोनपुर क्या बोलते हैं, नारायणी बोला जाता है जब ये गंगा से मिलती है, और वहीं उसी हाजीपुर के समीप सोनपुर मेला का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। आगे बढ़े तो जरा ऊपर से मिटा देते हैं, फिर चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें कुछ और पॉइंट कह दे कि ये जो गंडक नदी है, गंडक नदी का उपनाम या अन्य नाम इसका क्या है?
तो हमने एक देखा कि इसका नाम काली गंडक, काली गंडक नेपाल के लोग कह रहे थे। फिर हमने देखा जब ये संगम होती है तो नारायणी बोला जाता है या नारायणी बोला जाता है। इसको सदा नीरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सदा नीरा बोला जाता है। इसके बाद उसके बाद इसको शालिग्राम के नाम से भी जाना जाता है। शालिग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके उपनाम है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले जो भी हम आगे हो सकता है घाघरा नदी हो गया, गंडक नदी हो गया, आगे हो सकता है बूढ़ी गंडक या फिर बागमती नदी के ऊपर वीडियो बनाया जाए। दोस्तों कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो, बिहार स्पेशल के विशेष रूप से ज्योग्राफी वाले टॉपिक में या बायोलॉजी के टॉपिक में कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।